नमस्कार भाई सभी को, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब एकदम बढ़िया होंगे। देखिए गाइज, एनटीपीसी सीबीटी 1 के पेपर सोल्व कर रहे हैं ग्रेजुएट लेवल के, जो 2025 में आपके 47 शिफ्ट में हुए थे। 47 में से 31 सेट मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं और उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। तो जिन बच्चों को भी देखना है, सारे वीडियोज आपको एक ही जगह मेरे चैनल वंदना यादव मैथ्स पे मिल जाएंगे। ठीक है भाई, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहां से आपको सारी पीडीएफ विद सॉल्यूशन मिल जाएगी। ठीक है, आज अपन 32 नंबर का सेट करेंगे, जो आपका 18 जून को शिफ्ट 3 थी। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, और कोई भी आपका किसी भी प्रकार का डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, ग्रेजुएट लेवल में अच्छे लेवल के आपके क्वेश्चन बने थे, तो भाई आपका एग्जाम हो गया, तो ऐसे नहीं कि आप इनको नहीं करें। यदि आप इन 47 शिफ्ट को कर लेते हैं, तो आप फिर इसके बाद में यदि आप टेक्नीशियन या एएलपी के पेपर सोल्व करते हैं, तो आपको बहुत ही इजी लगेंगे इनके सामने वो क्वेश्चन। ठीक है, तो जिनको भी अच्छे से तैयारी करनी है, वो ग्रेजुएट लेवल के पेपर एक बार जरूर सोल्व करें। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन देखिए आज का अपना क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 87 से विभाज्य है। भाई 87 जो है आपका, वो है 29 थी 87। ठीक है, 87 क्या होता है, 87 में आपका 29 का भाग जाता है, तो 29 इंटू 3। तो देखिए पहले अपन 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सबसे इजी है। यदि कोई अपने एक या दो क्वेश्चन यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं, तो उनको क्यों चेक करेंगे 29 का भाग देके। ठीक है, तो पहले 3 का नियम चेक करते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 8 7 15, ये 3 5 में आपका 3 का भाग नहीं जाता है, ये 3 से आपका मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है। 8 4 12, ये 3 का मल्टीपल है। ये 8 3 24, ये भी 3 का मल्टीपल है। यहाँ पे देखो 15 आपका 3 का मल्टीपल है, 7 नहीं है, मतलब ये ऑप्शन आपका 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो देखिए 4 में से 2 ऑप्शन तो अपने एलिमिनेट हो गए, क्योंकि ये 3 के मल्टीपल नहीं है, तो 87 के तो नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए इन दो में अपन क्या करते हैं, 29 का भाग देके देखते हैं। ठीक है भाई, 3 से तो डिविजिबल है, 29 का भाग और दे लेते हैं। दो में से आप एक को चेक कर लो, एक नहीं हुआ तो दूसरा आपका ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए इसमें 8004 में मैं 29 का भाग देती हूँ, तो देखो 29 दूना 58। ठीक है, कितना बच गया भाई आपका, ये बच गया 22, बच गया क्या, 220। 29 7 203 होता है, 29 7 203 तक चला गया, कितना बच गया भाई आपका 17। और 174 में नहीं जाता, 176 में आपका 3 का भाग जाता है, तो ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन बी नहीं हुआ, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। एक ही धातु से बने 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन तथा क्रम से 35 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर माप वाले एक घनाभ को पिघलाकर प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई देखिए, एक घन है 5 सेंटीमीटर दे जाएगा और एक घनाभ है, इन दोनों को मिला के इनसे एक क्या बनाया जा रहा है, इनसे एक नहीं, मतलब एक से ज्यादा घन बनाए जा रहे हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के। तो आपको बताना है कि इन दोनों को मिलाकर आप कितने घन बना सकते हो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के। तो देखिए भाई 3D में जब भी आप एक शेप से दूसरी शेप यदि आप बना रहे हो, तो आपको उनके आयतन को सेम करना है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, जब भी 3D में आप एक शेप से दूसरी शेप बना रहे हो, तो उनके आयतन को सेम कर दो। तो आप देखिए इन दोनों को मिला के ये घन बना रहे हो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो पहले इन दोनों के घन का आयतन पता करो, मतलब इस घन और इस घन आपके आयतन पता करो, उनको जोड़ के इनका जो घन आएगा वो बराबर होगा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के। मैं मान लेती हूँ कि n घन बने हैं, तो उन n घनों के आयतन के बराबर इन दोनों के घनों का आयतन होगा। ठीक है, इन दोनों घन और घन आपके आयतन, मतलब घन और घन आपका जो आयतन है वो बराबर होगा n 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के घनों के आयतन के बराबर। ठीक है, तो देखिए भाई पहले मैं करती हूँ 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो घन है उसका आयतन कितना हो जाएगा, घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब, तो मतलब 5 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 125। ये एक घन और एक घनाभ, इन दोनों को मिला के, तो इन दोनों के आयतन को अपन जोड़ेंगे। घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो आप देखो 35 इंटू 15 इंटू 15। ठीक है, तो 35 इंटू 225 कर लेते हैं। ठीक है, इन तीनों को जोड़ते हैं भाई, यहाँ पे आएगा आपका 35 इंटू
15 इंटू 15, यही घन आपका आयतन होगा। और ये मैं मान लेती हूँ इन दोनों को मिला के n घन बना रहे हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के। तो यदि n घन बना रहे हैं और एक घन का जो आयतन आएगा वो किसके बराबर होगा भाई, भुजा है आपके 10 सेंटीमीटर है तो आयतन कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, भुजा का क्यूब। ठीक है, तो 10 का क्यूब आपका 1000 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा अपना आंसर। देखो ये 15, आप क्या करो पहले 15 को 35 से इंटू कर लो, फिर 15 से और कर लेंगे। तो देखिए 15 5 75 7, 15 3 45 और 7 कितना हो जाएगा आपका 52। ठीक है, इसको 15 से यदि अपन इंटू करते हैं तो देखिए अपने पास में आएगा 125 प्लस 15 5 75 7, 15 दूना 30 37 3, 15 5 75 और 3 78, ये आ जाएगा। और इधर अपना है n इंटू 1000। ठीक है, इन दोनों को यदि अपन जोड़ते हैं, देखो 5 5 10, 7 3 10, 8 9 और 1 10, और ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा। और इधर कितना है वही अपना n इंटू 1000। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा और n की जो वैल्यू आएगी अपने पास में वो कितनी आएगी, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और n जो आएगा वो अपने पास में 8 आ जाएगा। तो भाई इन घन और घन आपको मिला के आप कितने घन बना सकते हो, 10 सेंटीमीटर दे जाके 8 घन बना सकते हो। तो ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा, 8 घन आप बना सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 3। निम्नलिखित बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यिका जो होती है उसका सूत्र आपको पता हो है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। देखिए माध्यिका का जो सूत्र होता है वो होता है अपने पास में, माध्यिका बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस n बटे 2 माइनस संचयी बारंबारता बटे में f इंटू h हाइट। ठीक है, तो देखिए इन सबको पता करने के लिए सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे अपन। देखो सी एफ कैसे पता करते हैं, यहाँ पे इस 14 को तो ऐसे कैसे लिख लो, अब इसमें आगे वाले संख्या जोड़ते जाओ और यहाँ पे लिखते जाओ। देखो 37 में यदि आप 14 को जोड़ते हो तो आपके पास में आता है 52, 51 सॉरी 51 आएगा। ठीक है, कितना आएगा भाई 51 आएगा। 51 में 28 को जोड़ते हो तो 79 आ जाएगा, और 79 में यदि आप 39 को जोड़ते हैं तो आपके पास में 118 आ जाएगा। ठीक है, 118 में आप 12 को जोड़ोगे तो 130, और जो सबसे लास्ट में संख्या आई है वही आपकी क्या होती है, कैपिटल एन की वैल्यू होती है। ठीक है, इस n की वैल्यू क्या आएगी, जो सबसे लास्ट में संख्या आएगी। तो भाई यहाँ से n/2 निकालेंगे अपन, n/2 कितना हो जाएगा आपका 130 में यदि आप 2 का भाग देते हैं तो 65, कितना आएगा 65, तो n/2 आ गया अपने पास में 65। अब देखिए भाई जो बारंबारता वर्ग लेते हैं वो आपको कैसे लेना होता है, आप देखो कि 65 आपके कौन से वर्ग में आ रहा है, 65 कहाँ आ रहा है भाई, 51 से बड़ी और 79 तक की संख्या यहाँ पे आ रही। संचय बारंबारता में देखना आपको कि 65 कहाँ आ रहा है, तो 51 से बड़ा है 65, मतलब यहाँ पे आ रहा है। तो ये वाला वर्ग क्या करना है आपको लेना है, क्या करना है, ये वाला वर्ग लेना है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए n/2 अपना आ गया। अब जो संचयी बारंबारता लेते हैं वो इसके जस्ट पहले वाली अपन लेते हैं। ठीक है, तो ये सी एफ की वैल्यू, एफ आपकी ये वाली फ्रीक्वेंसी आएगी, मतलब जो संचयी बारंबारता की फ्रीक्वेंसी है वो आपकी एफ आ जाएगी। एल यानी लोअर लिमिट आपकी इस बारंबारता में, लोअर इस वर्ग में जो लोअर लिमिट है वो, और एच मतलब इन दोनों का डिफरेंस 240 और 90 का 290 का डिफरेंस एच आपका आ जाएगा 50। ठीक है, आगे अपने पास में सारी वैल्यूज मिल गई। अब इसमें क्या कर लो, आप वैल्यू पुट कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। देखिए लोअर लिमिट अपने पास में आई है कितनी 240, प्लस n/2 आया है 65, माइनस संचयी बारंबारता आई है 51, और फ्रीक्वेंसी आई है अपने पास में 28, और एच की वैल्यू आई है 50। ठीक है, 65 में से 51 जाता है तो मेरे पास में बचेगा 14, और 14 से 28 को यदि आप काटते हो तो 2 बार कटेगा, और इस 2 से यदि 50 को काटेंगे तो 25 बार कटेगा। तो भाई 240 के अंदर यदि आप 25 को जोड़ते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 265। माध्यिका कितनी आएगी भी 265 आएगी, ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 4।
एम और उसके 3 मित्रों का औसत वजन 65 kg है। यदि एम का वजन उसके 3 मित्रों के औसत वजन से 8 kg अधिक है तो एम का वजन कितना है। देखो भाई, इसने बोला है एम और उसके 3 मित्रों का औसत वजन कितना है, 65 kg है। एम और उसके 3 फ्रेंड का एवरेज यदि कितना है, 65 kg है, तो मेरे को ये बताओ भाई योग कितना आएगा इन चारों का। भाई 4 जने हो गए, एक तो एम हो गए और 3 इसके फ्रेंड हो गए। तो 65 को यदि 4 से अपन इंटू करते हैं, 5 4 20, 2 6 4 24 और 2 26, 260 kg। एम और उसके जो 3 फ्रेंड है वो कितने केजी के हैं, 260 kg के हैं। यदि एम का वजन उसके 3 मित्रों के औसत वजन से 8 kg अधिक है, एम का जो वजन है इसके जो 3 मित्रों का औसत वजन है, 3 फ्रेंड्स का एवरेज कितना आ जाएगा भाई, ये औसत यही आ जाएगा। ठीक है, इससे कितना अधिक है, 8 kg अधिक है, इससे 8 kg अधिक है। तो एम का वजन कितना है। तो देखो भाई आप क्या करो, 3f की वैल्यू यहाँ से निकाल लो और यहाँ पे पुट कर दो। अपन को तो m की चाहिए ना, तो 3f की वैल्यू निकालो। भाई काटो मत आप इसको, है ना, 3f ही रहने दो। देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3f बराबर हो जाएगा आपका, ये 3 इससे इंटू होगा तो 3m, और ये 3 इससे भी इंटू होगा तो 8 दिए 24, और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 24। ठीक है, तो 3f की वैल्यू आ गई अपने पास में 3m माइनस 24। इस 3f की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो देखिए कितना आ जाएगा। ये देखो जोड़ लेते हैं यहीं पे, ये रख लो आप, देखो ना, ये आ जाएगा m प्लस 3m माइनस 24 बराबर 260। ठीक है, 4m हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4 6 2 8 और ये 284 के बराबर हो जाएगा। 4 से यदि अपन इसको काटते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, 4 7 28 और 4 एकम 4। तो एम का जो वजन आया है वो आया अपने पास में 71 kg। ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 5। यदि निर्माता को 10%, थोक विक्रेता को 16%, खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है तो मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका ग्राहक के लिए खुदरा मूल्य 63,800 है। नोट, निर्माता थोक विक्रेता को बेचता है, थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को बेचता है और खुदरा विक्रेता ग्राहक को बेचता है। भाई देखिए, एक वस्तु को कोई निर्माता मतलब निर्माण किया है उसने, तो उसमें उसको कुछ लागत आई। ठीक है, फिर उसको जो भी लागत आई उसने 10% का लाभ लेके किसको, एक थोक विक्रेता को बेच दिया। थोक विक्रेता क्या करेगा, उसको आगे खुदरा विक्रेता को बेचेगा 16% के लाभ पे। ठीक है, अब जो खुदरा विक्रेता है वो ग्राहक को बेच रहा है, वो 25% के लाभ पे बेच रहा है, और ग्राहक को एक्चुअल में बेच कितने में रहा है, 63,800 में बेच रहा है। कौन, खुदरा विक्रेता ग्राहक को बेच रहा है। आपको बताना उसकी लागत कीमत, मैं उसकी लागत कीमत x मान लेती हूँ। ठीक है, और x मान के अपन इस क्वेश्चन को एक लाइन में सोल्व कर देंगे। मैंने मान लिया उस वस्तु की जो लागत मूल्य था वो x था। ठीक है, निर्माता को उस पर कितना खर्च आया था, x रुपए का खर्च आया था। अब क्या किया है निर्माता ने, उसको 10% के लाभ पे किसको बेचा है, खुदरा विक्रेता को बेचा है, उसको थोक विक्रेता को बेचा है। तो 10% का लाभ मतलब x के 110% में उसने बेचा है। तो 110 को मैं क्या लिख लूँ, 110% को 110/100 लिख लिया। अब देखो, थोक विक्रेता ने इतने में खरीदा है और थोक विक्रेता ने इसको खुदरा विक्रेता को बेचा है 16% के लाभ पे। तो भाई ये 16% का लाभ लेगा, मतलब इसका 116% लेगा। तो आप 116%, इस परसेंट को हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, अभी आ गया खुदरा विक्रेता के पास, खुदरा विक्रेता ने इतने में खरीदा और ग्राहक को बेच दिया 25% के लाभ पे, मतलब 125% पे बेच दिया। तो 125/100। ठीक है, और इसने बेचा कितने में है एक्चुअल में, भाई जो खुदरा विक्रेता है उसने बेचा है इतने में बेचा है, और ये रियल में उसने कितने में बेचा है, 63,800 में बेचा है। 63,800 के बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई अब आप काटा पीटी करके इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, करते हैं, देखिए सॉल्व इसको। यहाँ पे देखिए इस 0 से तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 25 से यदि आप काटते हो, 25 5 125, 25 4
100। ठीक है, 5 से ये 0, यहाँ पे 2 से काट लो, 2 5 10 और 2 8 16, ये भाई आपको आना चाहिए। ठीक है, 5 मैंने यहाँ से ले लिया और 2 यहाँ से, 5 दूना 10, नीचे मैंने एक 0 उड़ा दिया यहाँ से। ठीक है, अब देखो 11 से कट रहा है ये, 11 5 55, हाँ 11 से कट रहा है तो पहले 11 से काटो इसको, 11 5 55, 11 8 88, भाई 58, 100 बार कट गया और 58 से काट दो, अब 100 बार कट जाएगा। ठीक है, नीचे कितना है 400, ये 0 यहाँ पे, एक 0 यहाँ पे, 400 है, 400 ऊपर कुछ भी नहीं बचा, 400 को आप किससे इंटू कर दो, 100 से जब इंटू करते हो तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 40,000 क्या आ जाएगा, उसका लागत मूल्य आ जाएगा। ठीक है, कितना आया, 40,000, ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपना क्वेश्चन नंबर है 6। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। भैया आप पहले देखो कि आपके पास जो आंकड़े दिए गए हैं वो सम है या विषम है, मतलब ये नहीं नंबर इनका सम है या विषम है। यदि इनका नंबर एक विषम संख्या है तो बिल्कुल बीच वाली संख्या ले लो, वो आपकी माध्यिका हो जाएगी। और यदि इनका नंबर एक सम संख्या है तो बीच वाले दो संख्याओं को लेकर 2 का भाग दे दो और इनको आप सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है और फिर लेना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले गिनेंगे भाई ये सम है इनका नंबर या विषम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 एक विषम नंबर होता है, मतलब बिल्कुल बीच वाली संख्या, 11 में बीच वाली संख्या आपके छठे नंबर की संख्या होगी। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखो और छठे नंबर की संख्या फाइंड करो। देखिए सबसे छोटी संख्या मेरे को यहाँ पे दिख रही है 16, तो मैंने ले लिया 16। इससे बड़ा कौन सा है, 27 ही है, तो ये आ जाएगी 27। 27 से बड़ा आपको मिलेगा 32। ठीक है, 32 के बाद में आपको मिलेगा 41 और 41 के बाद में आपको मिलेगा 47। देखिए भाई कितनी हो गई, 5 हो गई। और अब जो संख्या आएगी 47 से जस्ट बड़ी, वो आपकी माध्यिका हो जाएगी। तो अच्छा 38 तो लिए ही नहीं, 45 ही हो जाएगा भाई। यहाँ पे 32 के बाद में देखो 38 भी था, तो आप यदि 38 को लेते हैं तो आपको मिल गई छठे नंबर की संख्या क्या, 45। तो 45 क्या हो जाएगा इसका, भाई सारे लिए है ना, हाँ अब सही है। तो 45 इसकी क्या हो जाएगी, 45 तो यहाँ पे है ही नहीं, 45 ऑप्शन में यहीं पे नहीं है, 47 है भाई, 45 नहीं है, 47 है। ठीक है, 47 है, तो 47 आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लेना है और बिल्कुल बीच वाली संख्या ले लो। तो 47 आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी, ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 7। एक व्यक्ति अपनी आय का 32% खर्च करता है, यदि वह प्रति माह 7,752 बचाता है तो उसका मासिक खर्च कितना होगा। भाई कोई भी व्यक्ति जो कमा रहा है वो अपने आप में 100% है, मतलब उसकी आय को 100% यदि आप मानते हो तो अपनी आय का 32% खर्च करता है। यदि 32% वो खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 68%। कितना बचा रहा है, 68% बचा रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो कितना बचा रहा है, 7,752। तो 7,752 आपके 68% की वैल्यू जाएगी, 7,752 किसकी वैल्यू जाएगी आपकी, 68% की। ठीक है, और आपको आय निकालनी है तो 100%, यानी 100 की वैल्यू निकालो। ठीक है, कर लो इसको सोल्व, देखो 2 से काट लो पहले। ठीक है, 4 से जाता है क्या, 4 से भी जाएगा, 4 से काट लो। ठीक है, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 से इसको काटते हो, 4 एकम 4, 4 4 नाम 36, 4 3 12 और 4 अट्ठे 32। अब देखो 17 का जाएगा क्या, इसमें जाएगा भी, पूरा पूरा कट रहा है। 17 एकम 17, 2 बच गई, फिर से 17 और फिर कितना बच गया, 23 था ना, 68, 17 4 68, कितना आ जाएगा 114। तो ये हो जाएगा आपके पास में 11,400, उसका क्या हो जाएगी, आय आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई आय उसकी, खर्च पूछा है क्या उसने, अच्छा खर्च पूछा है भाई, खर्च पूछा है तो आप 100 से नहीं, उसको 32 से इंटू करो। खर्च पूछा है उसने तो 100 से नहीं, आप इसको 32 से इंटू करो, अब आएगा आपका आंसर। ठीक है,
अब देखो इकाई अंक से यदि आप इसको देखते हो, 4 दूना 8, लास्ट में 8 आना चाहिए और लास्ट में 8 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी में। तो आपका आ जाएगा आंसर यहाँ से 3648 की क्या कर रहा है वो, खर्च कर रहा है। ठीक है, खर्च पूछा है तो खर्च से इंटू करो, आय पूछता है तो 100 से इंटू करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। एक बाइक 66 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक निश्चित यात्रा 20 घंटे में पूरी कर सकती है। उसी दूरी को 15 घंटे में तय करने के लिए बाइक की चाल बढ़ानी होगी। भाई सबसे पहले आप पता करो कि जो दूरी चली है जो बाइक वो कितनी है। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है आपका, चाल इंटू समय। चाल है आपका 66 किलोमीटर पर घंटा और समय है आपका 20 घंटा। तो जो चाल आएगी वो दूरी आएगी वो अपनी किलोमीटर में आएगी। देखो कितने आ जाएगी, ये आ जाएगी 1320 किलोमीटर क्या है, टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, अब बोला है इस 1320 को 15 घंटे में ही चलना है तो बाइक की चाल कितनी बढ़ानी होगी। सबसे पहले पता करो कि यदि 1320 किलोमीटर वो 15 घंटे में जाता है तो किस चाल से गया होगा। तो चाल आपकी आ जाएगी, देखिए 1320 बटे में 15 भाग देते हैं, 15 नाम 135 तो ज्यादा हो जाएगा आपका, 15 8 120, कितना बच गया 12, 15 8 120, 88 किलोमीटर पर घंटा क्या है उसकी चाल है। और पहले कितनी थी, 66 थी, अब कितनी होगी 88 होगी। भाई उसने कितनी बढ़ाई है अपनी चाल, यदि आप 88 में से 66 माइनस करते हो तो 22 किलोमीटर पर घंटा उसको अपनी चाल बढ़ानी पड़ेगी। कितनी, यदि उसको 15 घंटे में ही जाना है इस 1320 किलोमीटर को तो उसको अपनी चाल को 22 किलोमीटर पर घंटा बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा, 22 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपना 9 है। एक लंबवर्ती शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4335 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके आधार का व्यास 102 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए भाई इसने क्या दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को दिया है और एक शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है आपका, पाई आर एल होता है, पाई आर एल। ये दे रखा है अपन को 4335 पाई दे रखा है। ठीक है, आधार का व्यास मतलब 2r की वैल्यू आपके पास में 102 है, व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगना, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई 102 की आधी कितनी 51 हो जाएगी, 51 क्या हो जाएगा आर की वैल्यू। तो देखिए भाई पाई से पाई तो कैंसिल कर लो, आर को रखो आप कितना 51, तो यहाँ से अपन पहले क्या निकाल लेंगे, तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखिए ये एल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए 3 से काटो, 17 3 51 होता है तो ये 17 बार कटेगा 3 से, ये 3 एकम 3, 3 4 12, 3 4 12 और 3 5 15। ठीक है, और एल आपका कितना हो जाएगा 17 8 136 और 17 5 85, तो एल आपका आ गया कितना 85। ठीक है भाई, इसको सोल्व करेंगे अपन तो देखिए भाई अपन को पता है कि जो आपका तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और जो आपका जो होता है त्रिज्या, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, इन तीनों में आपका रिलेशन होता है, जो एल स्क्वायर होता है वो होता है आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ट्रिपलेट बनेगा आपका। ठीक है, ट्रिपलेट बनेगा, तो देखिए ट्रिपलेट अपन बनाने की कोशिश करते हैं। भैया आपको एल आ गया कितना 85, आपको आर दे रखा है 51 और आपको एच पता करना है। तो देखिए ये 17 से काटोगे इसको, 17 5 85 और 17 3 51, तो अपन को पता है 5 3 और 4 का एक ट्रिपलेट बनता है, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, मतलब हाइट जो है वो 4। तो इसको यदि आप 17 से काटे हो तो वापस इसको 17 से इंटू करो भाई, आपका कितना हो जाएगा 17 4 68, तो आपका 51 68 और 85 का क्या बन जाएगा, एक ट्रिपलेट बन जाएगा। एच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास में 68 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 68 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगी, इसमें ऊंचाई आ जाएगी, ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। तो आप ऐसे इसको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 10। यदि साइन ए बराबर है आपका 3/4
तो कोस ए इंटू कोट ए का मान ज्ञात कीजिए। भाई साइन आपका लाल बटे का आपको याद है, साइन क्या होता है आपका एल बटे के, मतलब लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो ये आपको लंब दे रखा है 3 और ये आपको कर्ण दे रखा है। ठीक है, तो क्या आप आधार निकाल सकते हैं क्या? आधार आप निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकालोगे भाई आधार? आधार आपका आ जाएगा, देखिए सबसे पहले तो इसमें देखो, कोस ए को क्या लिखोगे आप? आधार बटे कर्ण। कोस ए को लिखोगे आधार बटे कर्ण, और कोट ए को क्या लिखोगे भाई? कोट ए को लिखोगे आप आधार बटे लंब। क्या लिखोगे? आधार बटे लंब। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आधार अपन निकालते तो आधार कितना हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, उसका रूट लेंगे। तो देखिए 4 चौक 16 माइनस 9, इसका रूट लो, तो आधार जो आपका आएगा वो आएगा, देखिए कितना आ जाएगा? रूट का 7, रूट में 7 आ जाएगा। ठीक है, आधार आपका आ गया रूट 7। यहाँ पे पुट कर लो, देखिए ये है आपका रूट 7, के है आपका 4, फिर से आपका रूट 7, एल है आपका 3, रूट 7 इंटू रूट 7 आपका 7 हो जाएगा, और नीचे 4 3 12, तो 7/12 इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लाल बट्टे का आपको याद है तो 7/12 कौन सा है आपका आंसर? ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है अपना? टी क्यू बराबर है 6 सेंटीमीटर, वर्त पर एक स्पर्श रेखा है तथा टीपी एक्स एक छेदक रेखा है। यदि टीपी बराबर y सेंटीमीटर तथा पी एक्स बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। वह एक वर्त की स्पर्श रेखा है टी क्यू, तो पहले वर्त बनाते हैं अपन। देखिए पहले अपन एक वर्त बनाते हैं। ठीक है, अब इस पे क्या है? टी क्यू एक स्पर्श रेखा है। टी क्यू क्या है? एक स्पर्श रेखा है। देखिए ऐसे, तो स्पर्श रेखा बनानी है, तो टी क्यू क्या हो गया? एक स्पर्श रेखा है। और टीपी एक्स एक छेदक रेखा है। टीपी एक्स, टी क्यू, टीपी एक्स क्या है? एक छेदक रेखा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या बोला है? टी क्यू क्या है? एक स्पर्श रेखा है, और टी पी एक्स एक छेदक रेखा है। ठीक है, दिया क्या है इसने? यदि टीपी बराबर टीपी, ये आपको y सेंटीमीटर दे रखा है, पी एक्स आपको दे रखा है कितना? 5 सेंटीमीटर, तो y टीपी बराबर y, अच्छा अच्छा, और टी क्यू भी तो आपको दे रखा है ना कितना? टी क्यू आपको ये वाली स्पर्श रेखा है वो दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर। तो भाई किसी भी छेद रेखा और उस वर्त की स्पर्श रेखा के बीच में क्या रिलेशन होता है ये आपको पता होगा यदि आपने पढ़ रखा है ज्योमेट्री चैप्टर अच्छे से। तो देखिए जो आपकी स्पर्श रेखा है उसका जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है टीपी इंटू टी एक्स के, टीपी इंटू टी एक्स के। ठीक है, वैल्यू पुट कर लो इसमें और आपको आंसर आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो टी क्यू तो अपना 6 दे रखा है 36। अब देखिए टीपी क्या आएगा भाई? टीपी आपको दे रखा है कितना? y, तो y इंटू टी एक्स कितना हो जाएगा भाई? आपको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 5 दे रखी है, और आप इसमें यदि y जोड़ते हो तब आपके पास में टी एक्स आता है, मतलब टी एक्स आ जाएगा आपका 5 प्लस वाई। कितना आ जाएगा? 5 प्लस वाई। अब y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो देखो या तो आप क्या करो, एक आपके पास में इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो उससे करो, या फिर आप ऑप्शन उठाओ सीधा और उससे यहाँ से देखो कि आप y की वैल्यू क्या पुट करो कि आपके पास में 36 आ जाए। तो देखिए पहले मैं 6 रखती हूँ, 6 5 11, 11 से 66 होगा, ये तो नहीं होगा। 5 रखोगे, 5 5 से 10, 10 और इंटू करोगे 5 को तो 50 आएगा, ये भी नहीं होगा। 3 रखोगे, 8 ये 5 और 3 8, और 8 को 3 से इंटू करते हो तो आपका 24 आ रहा है, ये भी तो ऑप्शन डी तो फिर अपने वापस सही हो जाएगा। यदि 3 गलत आ रहे तो चौथा तो सही है ना। अभी 4 रखोगे, 9 5 और 4 9, और 9 को 4 से इंटू करोगे 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन
डी अपना एकदम से हो जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 4। कितनी आ जाएगी भाई? 4 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है अपना। यदि द्विघात समीकरण 6x², देखो भाई टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, 6x² माइनस 7x माइनस 20 बराबर 0 है और 6x² प्लस bx माइनस 10 बराबर 0 में एक मूल सार्व है, तो b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई क्वेश्चन में बोला गया है एक मूल सार्व है, ठीक है, दोनों इक्वेशन में एक मूल सार्व है, तो आप क्या कर लेते हैं, ये इक्वेशन अपन को दे रखी है, इसके मूल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई आपको क्या करना है, इसके मूल क्या आएंगे भाई, आपके पास में ऐसी संख्या है जिनको यदि इंटू करो तो आपके पास में माइनस का 120, और जिनको यदि माइनस करो तो क्या आना चाहिए, माइनस का 7 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे दो संख्याएं अपने पास में क्या हो सकती है, 15 8 120 होता है, 15 इंटू 120 होता है ना, तो एक तो मैं लूँ माइनस का 15 8 120, और 15 में से 8 जाता है तो आपका 120, मतलब माइनस का 15 और प्लस का 8 लो, माइनस का 15 और प्लस का 8 लो, 15 में से यदि 8 जाता है तो आपका 7, और 15 को यदि 8 से इंटू करते हो तो 120 आ रहा है, ठीक है। मूल निकालते हैं, क्या करेंगे, इसमें 6 का भाग दो, इसमें 6 का भाग दो, और इनके जो चिन्ह है वो चेंज हो जाते हैं, ये प्लस, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ये क्या आ जाएंगे, इस वाले के मूल आ जाएंगे, मतलब x की वैल्यू, आप इसको काट लो, देखो 3 दूना 6, 3 5 15, 5/2 होगी या तो x की वैल्यू, यह आपकी होगी, यहाँ से 2 से काटेंगे, ये 4 ये 3, यह होगी आपकी माइनस का 4/3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपन x की वैल्यू रखेंगे और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले यदि मैं 5/2 यहाँ पे रखती हूँ तो x² 5/2 मतलब 25/4, प्लस b क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/2, 5/2b, और ये माइनस का 10 में इधर ले जाती हूँ, ठीक है। 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, 25 3 75, इधर जाके माइनस होगा, तो देखिए 5/2b बराबर हो जाएगा आपका, देखिए किसके बराबर हो जाएगा, 25 3 75, मतलब 10 माइनस 75/2, 10 दूना 20, 75 में से यदि 20 जाता है तो 55, 55/2 आएगा माइनस का, और इधर आएगा 5/2b, ठीक है। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से आपका ये माइनस का 11 आ गया, तो b अपने पास में यहाँ से आया माइनस का 11, ठीक है। तो b अपने पास में माइनस का 11 आ रहा है, और -11, और एक मूल और आएगा, देखो b की वैल्यू आप क्या रखोगे, 4/3 रखोगे तब, ठीक है। तो अपन को तो 11 मिल गया ना भाई, यहाँ पे से -11, और अपने ऑप्शन में भी है, तो अपन आगे क्यों करें, तो एक मूल क्या हो जाएगा, -11, इसका आंसर आ जाएगा b की वैल्यू, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यदि दोनों मूल सार्व होते तब अपन क्या करते हैं, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है आपका 13। यदि 81 और z का तृतीय अनुपाती 9 है तो z का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। भाई तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं, इसको मैं मानू a और ये b। तृतीय अनुपाती जो होता है c मानते हैं जिसको, वो कैसे करते हैं, b² a होता है, तृतीय अनुपाती ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए c की वैल्यू अपन को दे रखी है 9, b अपन को दे रखा है z मतलब z का स्क्वायर, और a अपन को दे रखा है 81। तो देखिए भाई z² कितना हो जाएगा आपका, सॉरी रूट अभी नहीं, 9 × 81, अब लो दोनों तरफ रूट, तो देखिए z की जो वैल्यू आएगी अपने पास में वो कितनी आ जाएगी भाई, 9 का वर्गमूल 3 और 81 का वर्गमूल 9, कितना आ जाएगा, z की वैल्यू 9 3 27 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भाई, 27 आ जाएगी, ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यदि 12 16 13 और y समानुपाती में है तो y का मान ज्ञात कीजिए। भाई चार संख्या यदि आपके पास में समानुपात में है, इसका मतलब पहले दो का जो अनुपात है वो बराबर है लास्ट वाली दो संख्याओं के, ठीक है। तो देखिए पहली दो संख्या है 12 और 60, मतलब 12 जो 60 है वो बराबर होगा 13/y के, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 12 5 60 और 13 5 65, y की जो वैल्यू आएगी अपने पास में
65 आ जाएगी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 15। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जिससे 4232 को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए भाई, यहाँ पे अपन को पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो इकाइकांक है वो 2, 3, 7 और 8 का भी नहीं होगा। ठीक है, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका इकाइकांक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता। तो इससे यदि अपन किसी ऑप्शन को एलिमिनेट करें तो देखिए कौन सा हो सकता है। यहाँ पे है 4232। देखो 3 को 2 से इंटू करेंगे 6 आ रहा भाई, हो सकता है ये तो। 2 को 2 से इंटू करेंगे 4 आएगा, ये भी हो सकता है। 1 को 2 से इंटू करेंगे मतलब लास्ट में 2, 11 से इंटू करोगे तो लास्ट में 2 आएगा, और यदि लास्ट में 2 आ रहा है मतलब वो एक संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, तो ऑप्शन सी अपना यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और 3 को इंटू करोगे 2 से तो 6 आ रहा है। ठीक है, ये तो हो सकता है। ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे इसमें। आप भाई या तो इसका गुणनखंड कर लो, या आप इंटू करके देख लो कि कौन सी आपकी वर्गमूल बन रहा है। तो मैं यदि इसका गुणनखंड करके देखती हूँ, है ना, गुणनखंड में यदि इसका करती हूँ तो 8 का भाग जा रहा है क्या, 8 दूना 16, 8 का तो नहीं जा रहा। 4 से करो, 4 से यदि काटते हैं, 4 इंटू इसको लिख सकते हैं 4 एकम 4, 0 आएगा। ठीक है, 4 5 20 और 4 8 32, जा रहा था 8 का 20 में तो। ठीक है, अब इसको देखो 2 से करते हैं अपन। 4 का नहीं जाएगा भाई, देखो 2 इंटू 2 5 10। ठीक है, 2 दूना 4 और 2 नाम 18, 529। भाई यहीं से अपना आंसर आ गया। कैसे भाई, इसको लिख सकते हैं इस संख्या को अपन 4 इंटू 2 इंटू 529। 529 अपन को पता है 23 का वर्ग है, 4 अपन को पता है 2 का वर्ग है, लेकिन 2 किसी का वर्ग है क्या। मतलब यहाँ पे यदि 2 आपका, आप इसको जब तक 2 से इंटू नहीं करते इस संख्या को, ये वर्ग संख्या बन जाएगी कि नहीं बनेगी। भाई ये भी एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है, लेकिन 2 आपका वर्ग नहीं है। तो उस संख्या को उसी संख्या से इंटू करते हो तब आपका वर्ग बनता है। तो 2 को, इसको 2 से इंटू करोगे तो ये अपने पास में एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा आप गुणनखंड करके देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 16। 4 कुर्सियों और 14 मेजों के कीमत 4000 है, तथा 16 कुर्सियों और 12 मेजों की कीमत 5000 है। 8 कुर्सियों और 4 मेजों की कीमत कितनी होगी। देखिए भाई, करो इसको सोल्व। 4 चेयर है और 14 मेज है, और टोटल इनका है 4000। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 से काट के इसको थोड़ा सा शॉर्ट बना लेती हूँ। 2 से ये 2 बार, ये 7 बार, और 2 से ये 2000 बार। ठीक है, तो देखिए 2C प्लस 7M बराबर हो गया 2000 के। ठीक है, एक इक्वेशन अपने पास में यहाँ से ये आ गए। अब देखिए आगे इसने क्या बोला है, आगे इसने बोला है 16 कुर्सी और 12 मेजों की कीमत 5000 दी है। 16 कुर्सी और 12 मेज कितने की है, 5000 की है। इसको 4 से काट लो भाई, 4 से काट लो, 4 4 16, 4 3 12, और इसको 4 से काटते हो तो 750 बार कट जाएगा। नहीं नहीं, 750 बार तो कैसे, 25 25 5 125, 1250 बार कटेगा भाई। कितनी बार, 1250 बार कट जाएगा। ठीक है, इतनी बार कटेगा। अब देखो, मतलब एक इक्वेशन अपने पास में आई है, 4C+3M बराबर 1250। करो इसको सोल्व, देखिए 2 इक्वेशन बन गई, दोनों को सोल्व करो, अपने पास में आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए पहले मैं क्या करती हूँ, इसको 2 से इंटू कर देती हूँ। तो देखो 2 2 4, और यहाँ पे भी 4 है। और फिर आप क्या कर दो, इस वाली में से इसको माइनस कर दो, पहली इक्वेशन में से दूसरी को माइनस कर दो। ठीक है,
4 4 16, 1250 सही है। अच्छा ये 2000 है ना, मैंने 200 ही लिखा है तभी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करो भाई। दो दो चार सी, चार से में से चार सी जाएगा कैंसिल। यहाँ पे 7 दूना 14 में से आपका 3 जाएगा, 14 में से 3 गया तो 11m आ जाएगा, 11m। इधर देखो 4000 में से 1250 यदि आपका जाता है तो कितना बच जाएगा, 2750, 2750 आपका बच जाएगा। ठीक है भाई, 11 से इसको काट लो, 11 से काटो, देखो 11 से कटेगा, 11 दूना 22, 11 5 55। मतलब एक मेज की जो कीमत है वो है आपके पास में 250 रुपए। एक मेज है कितने की, 250 की। मैं यहाँ पे रखती हूँ 250 को एम की वैल्यू, तो देखो 3 से इंटू करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 250 को यदि 3 से इंटू करते हो 750। मतलब 4 चेयर आपकी बराबर हो जाएगी, 1250 में से आप माइनस करो 750 को। ठीक है, सोल्व करेंगे, देखिए 500, 4 से बराबर है 500 और 4 से यदि इसको काटते हो तो 125 बार कट जाएगा। कितनी बार, 125 बार। तो एक चेयर चेयर है आपकी 125 रुपए की। ठीक है, आपको बताना है 8 कुर्सी और 4 मेज, 8 कुर्सी और 4 मेज कितने की है भाई। 8 कुर्सी कितने की हो जाएगी, 125 को यदि आप 8 से इंटू करते हो तो 1000 आएगा। कितना आएगा, 1000। और एक मेज है 250 का, तो 4 मेज भी 1000 की हो जाएगी, 4 मेज भी कितने की हो जाएगी, 1000 की हो जाएगी। तो टोटल कितने में आ रही है ये, 2000 आपके पास में आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 2000 इसका आंसर आ जाएगा और ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक से इस क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 17। और वैसे भाई ये ऑप्शन से हो रहा था कि ये मैंने ध्यान नहीं दिया इस क्वेश्चन में। चार, चार, चार का मल्टीपल होना चाहिए था लास्ट वाली। ठीक है, तो देखो इसमें ऐसे भी हो सकता था भाई, ये ऑप्शन से बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आपको इतना बड़ा मैंने ऑप्शन पे ध्यान नहीं दिया, ये गलती आप मत करना। क्यों, क्योंकि इसने बोला है 8 कुर्सी और 4 मेज का मूल्य आपको बताना है। ठीक है, ये आपको दिया है। मतलब यहाँ से यदि आप 4 कॉमन लेते हो तो आपके पास में 2c प्लस m बचता है। मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो 4 का मल्टीपल तो होगी, जो भी आपका आंसर होगा वो आपका 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है भाई, अब 4 का मल्टीपल क्या आपके पास में ये है, क्या लास्ट वाली दो संख्याओं में 4 का भाग जाना चाहिए। 0 2 में आपका 4 का भाई इसमें जा रहा था आपका, तो ऑप्शन से तो नहीं होगा। अभी आपके पास में देखो ऑप्शन एक ही आ जाता है ऐसा जिसमें 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा और इसमें भी नहीं जा रहा आपका, लेकिन इसमें चला गया 4 का भाग जा रहा है, तो मतलब ऑप्शन से थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। ठीक है, दो ही ऑप्शन आ रहे थे और दोनों में आप कंफ्यूज होते तो आपको ये बेसिक से करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 17। जब 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 228 है तो मूलधन रुपए में है। भाई देखिए, आप या तो इसको करो किससे, मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है उससे कर लो, या आप इसको बेसिक से कर लो। भाई अपन को देखो 2 साल का जो साधारण ब्याज और जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है उनमें क्या होता है, रेशो 2:1 होता है। मतलब ये आपका साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, और ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज होता है आपका। ये 2 साल के लिए, 3 साल के लिए होता है 3 3 1, 4 साल के लिए होता है 4 6 4 1। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। ठीक है, तो 2 साल के लिए ये होता है, और ये देखो ये होता है साधारण ब्याज, ये होता है CI और SI का अंतर, और यदि इसको टोटल को आप जोड़ते हैं, मतलब इसको जोड़ोगे तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल के लिए इसको जोड़ोगे तो ये चक्रवृद्धि ब्याज, और 4 साल के लिए आप इसको जोड़ोगे तो ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है आपका। ठीक है, तो आपके सेबी नियम से मैं फॉर्मूला भी आपको लास्ट में लिखवा दूंगी। ठीक है, और अपन बेसिक से इसको करते हैं, तो देखिए क्या होगा, कैसे करेंगे। भाई देखिए 4% आपको दर दे रखी, 4% मतलब 1/25। ठीक है, 3 साल के लिए अपन को निकालना है, तो देखिए आप 25 का क्यूब कर दो, तो मूलधन अपन मानेंगे यहाँ पे 15,625 का क्यूब यदि आपको याद है तो देखो क्या मानेंगे, 15,625। ठीक है,
15,625। अब देखिए 4% की दर से 1 साल का ब्याज आपके पास में कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 25 का स्क्वायर 625, 625। 1 साल का ब्याज आपको क्या मिल जाएगा, 625। फिर 625 पे आपको क्या मिलेगा, 625 का 1/25 निकालोगे आप, या 4% निकालोगे, तो वो आएगा आपके पास में 25। ये दूसरे साल के लिए। तीसरे साल के लिए इन 25 पे आपको ब्याज मिलेगा 4% की दर से, और वो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है भाई। भाई पहले साल आपको 15,625 पे ब्याज मिलेगा 4% की दर से, कितना, 625। दूसरे साल आपको इन 625 पे ब्याज मिलेगा 4% की दर से 25 रुपए, 25, ठीक है, रुपए नहीं मानेंगे, 25 मानो इसको, है ना। हाँ, ठीक है। और 25 पे आपको तीसरे साल के लिए ब्याज कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है। अब वही अपन क्या करे थे, 3 3 1 करे थे। तो देखिए ये 3, ये 3 और ये 1। ठीक है। मैंने बोला था कि यदि आप इन तीनों को ले लेते हैं तो वो आपका हो जाता है क्या, चक्रवर्ती ब्याज। लेकिन हमको उनको साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर चाहिए, तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ये होगा। ठीक है। कितना हो जाएगा, 25 3 75 और 1 एकम 1, कितना हो जाएगा, 76 रुपये आपके पास में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर आएगा। लेकिन एक्चुअल में अपन को जो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दे रखा है वो दे रखा है 228। ठीक है। कितना दे रखा है, 228 दे रखा है। तो 228 आपकी वैल्यू हो जाएगी 76 की। और आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है इसमें मूलधन। तो मूलधन अपना क्या माना था, 15,625। कितना माना था भाई, 15,625। ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, आंसर अपना आ जाएगा। देखो ये 76 का 3 गुना है क्या, 6 3 18, 7 21 और 22। हाँ भाई 76 से ये 3 बार कटेगा। अब इसको सोल्व कर लो, लास्ट में आपका 5 आएगा। देखो 5 15, 3 दूना 6 और 7, 6 3 18, 5 3 15 और 1 16, 3 एकम 3 और 1 4, कितना आ जाएगा, 46,875 आपके पास में क्या आ जाएगा, इसका मूलधन आ जाएगा। ठीक है भाई, 46,875। तो आप ये रेशियो याद रखिए, 2:1, 3:3:1, 4:6:4:1। ठीक है। 2 साल, 1 साल, वो 2 साल, 3 साल और 4 साल का रेशियो है। फिर आपको क्या करना है, जो दर आपको दे रखी है उसको फ्रैक्शन में चेंज करो। और आप मानो कि मूलधन आपका जो क्या है 25 है, तो 3 साल का मूलधन, आपको भी 3 साल है, 3 साल का मूलधन मतलब इस 25 का क्यूब कर दो, 25 का क्यूब 15,625। फिर 15,600 पहले साल आपको 15,625 रुपये भी ब्याज मिलेगा। ठीक है। कितना, 625। फिर दूसरे साल आपको देखो इस पे तो मिलेगा ही, आपको इन 625 पे ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा, 25। और फिर तीसरे साल इस 25 पे कितना ब्याज मिलता है, 1। आप उस रेशियो से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है। यहाँ पे यदि चक्रवर्ती ब्याज आपको निकालना होता तो आप इन सबको क्या कर लेते भाई, यहाँ पे 625 को भी 3 से इंटू करके और सबको जोड़ लेते। ठीक है। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते। और चक्रवर्ती ब्याज का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है। और फिर भी यदि देखो कोई कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको फॉर्मूले याद करना अच्छा लगता है, मतलब वो फॉर्मूले से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो जिनको अच्छा लगता है फॉर्मूला, तो 3 साल का CI SI का अंतर में फॉर्मूला क्या लगता है, देखो मूलधन इक्वस टू आपका होता है CI SI का अंतर, CI SI का अंतर इंटू 100 का क्यूब, इंटू 100 का क्यूब, बटे में आता है आपका R का स्क्वायर, और ये कोष्टक में 300 प्लस R। जिसको फॉर्मूले अच्छे लगते हैं वो इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो जो भी आपको अच्छा लगे तरीका उससे करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है अपना, ए और बी किसी काम को 13 दिन में और 52 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है, शेष काम को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा। देखिए भाई, ए है वो किसी काम को 13 दिन में कर सकता है, जबकि जो बी है वो उस काम को करने में 52 दिन लेता है। ठीक है। टोटल वर्क पता करेंगे, दोनों का एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, 52। तो देखिए यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी अपन निकालेंगे। ए की एफिशिएंसी आएगी 4
और बी की एफिशिएंसी आएगी 1। ए एक दिन में 4 काम कर सकता है जबकि बी एक दिन में 1 काम कर सकता है। ठीक है, आगे इसने बोला है दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम मतलब किया और फिर एक काम छोड़ दिया। तो सबसे पहले देखो भाई, दोनों एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, ए 4 और बी 1। दोनों एक दिन में 5 काम कर सकते हैं, तो 2 दिन में दोनों ने भी कितना काम किया होगा। ए और बी ने 2 दिन में कितना काम किया होगा, एक दिन में 5 काम, तो 2 दिन में 2 × 5 10 काम। 2 दिन में कितना काम, 10 काम कर दिया। 52 में से 10 काम दोनों ने 2 दिन में कर दिया, तो बाकी का जो 42 काम है वो भाई अकेले बी ने किया होगा। क्यों, क्योंकि ए तो 2 दिन बाद में छोड़ के चला जाता है, तो बचे हुए काम को कौन करेगा, बी करेगा। बी एक दिन में करता है एक काम, तो 42 काम को करने में उसको 42 दिन लग जाएंगे। ठीक है, बी एक दिन में कर रहा है एक काम, तो 42 काम उसने 42 दिन में किया। तो यही तो पूछा ना, शेष काम को बी ने कितने दिन में पूरा किया, 42 दिन में। ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 285 है तथा अंकित मूल्य 1140 है। एक विक्रेता इसे अंकित मूल्य पर 70% की छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। भाई आपका अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, डिस्काउंट और आपका प्रॉफिट, इन चार का मैंने रिलेशन बता रखा है सीधा सीधा। क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य, रट लो इसको, हर शिफ्ट में आपका ये पूछा जाता है। ठीक है, क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य बराबर होता है 100 माइनस छूट परसेंट, परसेंट में आएगी छूट है ना, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आपका। तो ये आप रट लो इसको है ना। देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य अपन को दे रखा है 285, अंकित मूल्य दे रखा है कितना 1140, डिस्काउंट आपको दे रखा है 70%, तो 100 में से 70 माइनस करेंगे 30 लिखेंगे डायरेक्ट, और बटे में 100 प्लस पी की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो कर लो भाई, इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपन को थोड़ी सी। करते हैं कैलकुलेशन, तो देखो कितना है, क्या आएगा इसमें, 3 से कटेगा क्या, हाँ 3 से काट लो। देखो ये 10 बार और 3 से ये, 3 नाम 27, 3 5 15, 19 से काटो, या 95 से आप काटते हो, 19 से ही काट लो आप तो पहले है ना। 19 से काटोगे, 19 5 95, 19 6 114, 60 बार कट जाएगा। 5 से यदि इसको काटते हो तो ये 12 बार कट जाएगा। तो देखो 12 को 10 से इंटू करते हो तो 100 प्लस पी जो आएगा वो आएगा 120। 100 इधर जाके माइनस होगा तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20% आएगी। ठीक है, पी आपका परसेंट में होता है, तो पी कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। आपका प्रॉफिट जो आएगा वो 20% का आएगा। तो देखिए आप इसको याद करके इजीली ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 20 आपका। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं x माइनस 5, x माइनस 10 और x है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो भाई, एक तो यदि आपको थोड़े बहुत ट्रिपलेट पता है तो उससे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। भाई देखिए, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 5। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो है 10, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका 5। ठीक है, तो डिफरेंस आ रहा है आपका 5, 5 और 10, मतलब अनुपात में अपन देखते हैं तो 1 1 और 10। आप ये देखो कि कौन से ट्रिपलेट में आपका जो अंतर है वो आपका 1:1:2 के अनुपात में आता है। 1:1:2 के अनुपात में आता है। भाई मैं लेती हूँ यहाँ पे 3 4 5, 3 4 5 आपका एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 1, और इन दोनों का डिफरेंस 2 है, मतलब 1:1:2 के अनुपात में है। ठीक है, तो भाई आप इनको किसी संख्या से इंटू करो, ऐसे संख्या से। भाई ये किससे इंटू करा है, 5 से, 5 का भाग देने पे आपका ये ट्रिपलेट आया है। इसका मतलब है कि इसको आप 5 से इंटू करो। ठीक है, तो देखो 5 3 15, 5 4 20 और 5 5 25, तो आपका ये ट्रिपलेट आएगा 15 20 और 25। ठीक है,
तो देखिए यहाँ से आप पता कर सकते हो कि ये जो आएगा ये आपके पास में आएगा 15, ये जो आएगा ये आएगा आपके पास में 20, ठीक है, और ये जो आएगा ये आएगा आपके पास में 25, ठीक है, ये आएगा आपके पास में 25, ठीक है भाई। ये ट्रिपलेट कौन कौन से है, 15, 20, 25 है। तो यहाँ से एक आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा, 1/2, और आधार इंटू ऊंचाई, आधार आप 15 मानो तो ऊंचाई आपको 20 लेनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से यदि आप सोल्व करते हो तो देखो 10 और कितना आ जाएगा 150। तो भी देखो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा के आप बहुत बड़ी कैलकुलेशन से बच सकते हैं, आपको ट्रिपलेट लगा के यहाँ पे, ठीक है। यदि आपसे ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा तो फिर इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे वो भी देखो, ठीक है। देखिए भाई दूसरा जो नियम है वो कैसे लगाएंगे इस पे, भाई अपना जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका, कर्ण का स्क्वायर आपका होता है बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। उससे देखिए आपका आधार इन दोनों में से किसी को मान लो और आपका लंब इन दोनों में से कोई सा होगा, और आपका कर्ण क्या होगा, भाई कर्ण सबसे बड़ा होता है तो सबसे बड़ा यहाँ पे x ही आपको दिख रहा है, भाई यहाँ पे x में से आप 5 माइनस कर रहे हो, यहाँ पे x में से 10 माइनस कर रहे हो, तो ये तो आपकी x से छोटी हुई दोनों। तो देखिए आप कैसे करोगे इसको, एक्स स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में x माइनस 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। खोलेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20x। अब ये तो सब आपको आता होगा, भी पेपर सोल्व कर रहे हो तो ये तो सब आपको आता होगा, ठीक है। करते हैं आगे सोल्व। देखिए इसको एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और आपके पास में बच जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर ये माइनस का 30x और ये 125 बराबर 0 आपके पास में आ जाएगा। अब दो संख्या है ऐसी जिनको यदि आप जोड़ो तो माइनस का 30 और जिनको यदि इंटू करो तो 125 आपके पास में आना चाहिए। तो भाई देखो कौन सी दो संख्या है आपके पास में है, 25 5 125 मतलब -25 और माइनस का 5 और माइनस का 25 यदि आप लेते हो दोनों को जोड़ो भाई क्या आ रहा है, माइनस का 30 आ रहा है, और दोनों को इंटू करते हो तो प्लस का 125 आएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं जो चिन्ह अपना आता है उसको चेंज कर देते हैं, ये प्लस में आ जाएगी। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास में आएगी या तो 5 या आपकी 25। अब 5 तो आपकी x की वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि 5 यदि आप यहाँ पे रखोगे x की वैल्यू तो ये तो जीरो हो जाएगी और ये नेगेटिव में चल जाएगी। किसी त्रिभुज की वजह जीरो या नेगेटिव हो सकती है क्या, कभी नहीं हो सकती। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, x की वैल्यू 25 ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। x की वैल्यू आपको क्या लेनी पड़ेगी, 25 ही लेनी पड़ेगी। अब देखिए हाँ ठीक है, x यदि 25 लेते हैं तो देखिए अपने पास में जो आएगा जो तीनों भुजाएं आएगी, 25 में से 5 माइनस करोगे 20, 25 में से 10 को माइनस करोगे 15 और x 25 है तो 25, तो ट्रिपलेट आ गया ना वही अपने पास में 15 20 और 25 वाला, ठीक है। तो ट्रिपलेट पता है, थोड़ा सा दिमाग आप ऐसे लगा सकते हो तो आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन से बच सकते हैं, नहीं तो आप फिर आप पाइथागोरस प्रमेय से ऐसे सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करो और आप सेम वही 1/2 आधार इंटू ऊंचाई वाला लगा के आप इसका क्षेत्रफल पता कर लो, 150 आपका आ जाएगा, ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 21, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। देखिए अकॉर्डिंग टू बोर्डमास सबसे पहले कोष्टक, और कोष्टक में भी जो छोटा कोष्टक होता है वो सबसे पहले सोल्व होता है। तो इन दोनों को यदि सोल्व करते हैं 3 में से माइनस का 5 जाता है माइनस का 2, और माइनस के 2 को यदि आप 7 से इंटू करते हो तो माइनस का 14 आ जाएगा, और ये है 19। भाई छोटे कोष्टक के बाद में ये वाला कोष्टक आपका सोल्व होता है, ठीक है। 19 में से यदि 14 जाता है तो आपका प्लस का 5 बचेगा, और आप 525 में भाग देना है किसका, आपको 5 का। कितना आ जाएगा भाई, 105 आ जाएगा क्या, कितना आ जाएगा 5 एकम 5 5 5 25, 105 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कुछ बताने लायक नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर है 22, देखिए एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से
84% अधिक अंकित करता है और उस पर 50% की छूट प्रदान करता है, लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी अभी किया है, इसका फॉर्मूला लगाया अपन ने। क्रम मूल्य बटे अंकित मूल्य बराबर होता है 100 माइनस छूट परसेंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, फिर से प्रॉफिट परसेंट ही आपको निकालना है। इसने अब की बार देखो क्या बोला है, लागत जो अंक अपने सामान पर लागत मूल्य से 84% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो लागत मूल्य यहाँ पे 100 मान लो आप, तो अंकित मूल्य 84% अधिक मतलब 184 हो जाएगा। ठीक है, छूट इसने दी है 50% की, 100 में से 50 जाएगा 50 बटे में प्रॉफिट अपन को पता करना है, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कर लेंगे। ठीक है भाई, इसको जब सोल्व करते हैं तो देखिए 50 से ये कट जाएगा आपका 2 बार, और 2 से ये कटेगा, 2 नंबर 18 और 2 दूना 4, तो 100 प्लस पी की जो वैल्यू आएगी अपने पास में 92 आ जाएगी। 100 इधर जाएगा तो भाई अपने पास में तो वैल्यू माइनस में आएगी। भाई 92 में से माइनस होगा 100, तो माइनस का 8 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 8% आएगा। मतलब ये माइनस शो कर रहा है कि आपको हानि हुई है, प्रॉफिट नहीं, आपको हानि हुई है। कितने परसेंट की? 8% की। तो 8% की आपको हानि होगी। ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लाभ या हानि पूछा था, तो माइनस में आ रहा है तो आपको हानि हो जाएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 23। यदि तीन संख्याएं 3:2:13 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्त्य 4758 है, तो उनका महत्तम समापवर्त्य एचसीएफ ज्ञात कीजिए। भाई आप कुछ भी मत करो, आप यदि अनुपातों में आपको संख्या दे रखी है तो अनुपातों में जो संख्या है उनका एलसीएम ले लो। अनुपातों में एलसीएम ले लो और अनुपातों में क्या ले लो? एचसीएफ ले लो। ठीक है, मतलब अनुपातों में जो संख्या दे रखी है उनका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? भाई तीनों आपस में कोप्राइम है तो तीनों को इंटू कर लो, वही आपका क्या होगा? एलसीएम होगा। 13 दूना 26 और 26 थी, 26 थी कितना उधर? 78। ठीक है, 26 थी 78 होता है आपका। ठीक है, तो 78 क्या आ जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ कितना हो जाएगा? भाई तीनों आपस में कोप्राइम में तो एक ही हो जाएगा, एचसीएफ तो कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। ये अपना अनुपातों में क्या आ गया? एलसीएम और एचसीएफ आ गया। बट रियल में एक्चुअल में आपको जो एलसीएम दे रखा है वो दे रखा है 4758, 4758 दे रखा है। तो 4758 वैल्यू है आपकी 78 की, और आपको एचसीएफ पता करना है तो 1 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कर लो सोल्व। देखिए इसको सोल्व करेंगे, किससे कटेगा भाई? 3 से काट लो पहले, या 6 से काट लो। 6 से भी कटेगा और 3 6 से काटते हैं, 6 कम 6 6 3 18, 13 बार कटेगा 6 से। ये 6 8 48 से ज्यादा हो जाएगा, 6 7 42 और 5 55, 6 नाम 54 और 6 3 18। ठीक है, 13 से यदि आप काटते हो, 13 4 52, 13 5 5, 13 6 78 होता है ना, और 13 एकम 13, तो एचसीएफ जो आएगा अपना वो कितना आ जाएगा? 61 आ जाएगा। ठीक है, इजीली आप सोल्व कर सकते हो। अनुपातों में तो अनुपातों की संख्या का एलसीएम ले लो आप। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है आपका 24। 1968 में एक कस्बे की जनसंख्या 4,85,000 थी। यदि दो लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या में 20% प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई हो, तो 1988 में, अरे भाई 1968 से 1988 गया क्या ये? कस्बे की जनसंख्या, अच्छा दशक बोला है ना इसने, मैं सोच रही हूँ भाई 1968 से 1988 तक, तो इसको करते करते ही अपन तो। ठीक है, तो इसने दशक बोला है, मतलब हर 10 वर्ष में क्या हो रहा है? 20% की वृद्धि हो रही है। तो भाई 1968 से 1978 तक एक दशक और 1988 तक 2 दशक, मतलब 2 बार वृद्धि हुई है 20% की। तो आप इसको तो डायरेक्ट ही कर लो भाई, इसमें तो क्या आप वो लगाओगे? रेशियो मेथड ये नहीं लगाएंगे, इसको डायरेक्ट करेंगे अपन। देखो 4,85,000 में यदि पहले दशक में 20% की वृद्धि होती है, मतलब 120%, 120% को 6/5 लिखेंगे, तो पहले एक दशक में इतने की वृद्धि हुई। ठीक है, पहले एक दशक के बाद में जनसंख्या इतनी हो जाएगी, लेकिन 2 दशक का पूछा है तो एक बार और इंटू कर लो 6/5 से। अब इसको सोल्व कर लो।
5 से काटोगे 5 9 45, 5 7 35 हो जाएगा। फिर 5 से आप काटते हो तो 5 से काटोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 4, 5 9 45, 5 4 20। लास्ट में भाई 2 जीरो आने हैं और लास्ट में 2 जीरो आपके पास में एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। तो आपको कैलकुलेशन करने की इतनी जरूरत नहीं है। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 6,98,400। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखा करो ऑप्शन का। फिर लास्ट में 2 जीरो अपने पास में है, लेकिन ऑप्शन में आपके पास में एक ही जगह आपके पास में 2 जीरो है, तो पूरा कैलकुलेट मत करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, क्वेश्चन नंबर है 25। 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक टेस्ट में औसत अंक 75 है, 20 विद्यार्थियों का औसत अंक 80 है, तो शेष 10 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना हो जाएगा। तो भाई वेटेड एवरेज से करो या फिर इसको डेविएशन से, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, डेविएशन से तो नहीं, इसको अपन करेंगे वेटेड एवरेज से करते हैं। ठीक है, 30 विद्यार्थी टोटल है 30। ठीक है, इन 30 में से, इन 30 का तो है 75 एवरेज, इन 30 में से 20 विद्यार्थियों का एवरेज है 80 और इन 10 विद्यार्थियों को आपको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करो आप, इनको आप रेशियो में चेंज कर लो, जो विद्यार्थियों की संख्या है उसको रेशियो में चेंज कर लो। 3:2:1 आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, तो भाई देखिए वेटेड एवरेज से कैसे करते हैं, टोटल का कितना है, टोटल कितना हो जाएगा इनका, 75 को 3 से इंटू करेंगे तो अपना कितना हो जाएगा, 5 से 15 225, ये बराबर हो जाएगा 80 को 2 से इंटू करो 160, और यहाँ पे मैं इसको x मान लेती हूँ तो ये प्लस कर दो, एक को x से इंटू करोगे x, तो x की जो वैल्यू आएगी अपने पास में वो कितनी आ जाएगी भाई, वो आ जाएगी 225 में से यदि आप 160 को माइनस करते हैं तो अपने पास में आएगा ये 5, 11 में से 5 जाता है तो 5, 55 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 10 विद्यार्थी थे उनका जो एवरेज था वो कितना था, 55 था। ठीक है, तो जब भी आपका ऐसा आता है कि आपको ओवरऑल दे दे, भाई ओवरऑल आपको पूछा है तो उस केस में आप डेविएशन लगा दो। यदि ओवरऑल आपको दे रखा है, इनमें से किसी एक का पूछ रहा है, तो आप डेविएशन लगा दो, इसमें वेटेड एवरेज लगा दो। ठीक है, तो वेटेड एवरेज से अपना आया कितना, 55, लेकिन 55 तो इसमें दे ही नहीं रखा भाई। कैलकुलेशन, अच्छा यहाँ पे मैंने 12 में से 6 घटाने हैं ना, तो 12 में से 6 घटाओगे तो आपका क्या आएगा, 6 ही तो आएगा। ठीक है, 6 आएगा, 65 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है आपका 26। कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष बाद 4,800 हो जाती है, समान राशि पर समान दर से 1 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना है। अच्छा, साधारण ब्याज आपको बताना है। ठीक है, और आपको दे रखा है मिश्र धन दे रखा है कि इस दर से मिश्र धन आपका 48 हो जाता है। तो देखिए भाई मैंने आपको बता रखा है, जब भी आपको मिश्र धन दे दे और आपको साधारण ब्याज या मूलधन आपको निकालना हो तो उस केस में आप क्या किया करो, मूलधन आप मान लो 100। ठीक है, दर आपको दे रखी है 20%, समय आपको दे रखा है 4 वर्ष। ठीक है, तो 100 पे 20% की दर से 1 साल का ब्याज 20 रुपए, तो 4 साल में आपको कितना ब्याज मिल जाएगा भाई, 4 साल में, 1 साल में 20 रुपए तो 4 साल में 80 रुपए। 4 साल में आपको साधारण ब्याज मिलेगा 80, और आपको अमाउंट जो मिलेगा, मिश्र धन जो मिलेगा इन 100 रुपए पे 1 साल में कितना मिल जाएगा भाई, मिश्र मूलधन आपका 100 है, इस पे ब्याज मिल रहा है 180, तो टोटल 180 रुपए मिल जाएंगे क्या आपको, टोटल 180 आपका मिश्र धन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मिश्र धन तो दे रखा है कितना, 4,800, 4,800 आपको मिश्र धन दे रखा है, अपना मिश्र धन कितना आया है 180, में 100 मानना है उसके अकॉर्डिंग अपना आया है 180। आपको पूछा है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज के लिए आप 80 से इंटू कर दो, इसको कैलकुलेट कर लो, अपना साधारण ब्याज आ जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि देखो मिश्र धन आपको दिया है, तो आप यदि उसको साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय वाले से करते हैं तो आपको देखो ऐसा ही कोई या तो x मानना पड़ेगा, तो फिर मूलधन आपका हो जाएगा कितना, 4800 माइनस एक्स। तो ऐसे थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, इससे अच्छा है कि 100 मान के आप ऐसे कर लो। ठीक है, इसको जब सोल्व करते हैं अपन तो देखिए काटो इसको, 0 से 0 कैंसिल, 18 से कटेगा ही, 6 से काटो, 6 3 18, 6 8 48,
भाई ये तो कट नहीं रहा आपका। अच्छा 3 साल ही है क्या? समय 3 साल आपको दे रखा, भाई मैंने 4 साल कर दिया। ठीक है, दोबारा से करूं। 1 साल में यदि 20 रुपए ब्याज के मिल रहे हैं, तो 3 साल में 20 30 60, सॉरी, समय है आपका 3 साल, ब्याज मिलेगा 60 और अमाउंट आपको मिलेगा 160। तो अब 4800 जो है वो आपकी है 160 की वैल्यू, और आपको 60 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कर लो भाई, देखो अब तो इजी हो गया। 0 से 0, 16 से 16 3 48, और 6 3 1800। 1800 रुपये आपका क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, भाई ये क्या हो रहा है? 20 30 60 100। अरे भाई 1 साल का पूछा है क्या? ये 3 साल का साधारण ब्याज आ रहा है। ठीक है, इतना कंफ्यूजन। 3 साल में आपको 1800 रुपये मिल रहे हैं, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 3 6 होता है, तो 600 रुपये मिलेंगे। ठीक है भाई, ये 3 साल का ब्याज आ रहा है अपने पास में 1800 रुपये। 1800 रुपये आपको साधारण ब्याज मिल रहा है 3 साल में, तो 1 साल में 600 रुपये ब्याज के मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, 1 साल का ही पूछा है आपको, तो 600 रुपये आपका आंसर आएगा, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? 3 पुरुष और 14 महिलाएं किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं। 11 पुरुष और 8 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर है? भाई देखिए, इसने बोला है 3 मैन और 14 विमेन किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, और उसी काम को, ठीक है, उसी कार्य को, देखिए उसी कार्य को इन लोगों ने मिलकर इतना काम किया, इतने ही काम को 11 मैन और 8 विमेन, 8 विमेन कितने दिनों में कर रही है? 12 दिन में कर रहे। तो ये लोग जितना काम कर रहे हैं उतना ही ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका कार्य क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप मैन और विमेन की कैपेसिटी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो करो देखो। 6 से काटेंगे, 6 3 18, 6 से काटोगे 6 दूना 12, 3 3 9 मैन, 14 3 42 विमेन, बराबर 11 दूना 22 मैन, 8 दूना 16 विमेन। ठीक है भैया, 9 जाके इधर 22 में से आपका माइनस होगा, तो 22 में से 9 जाएगा तो आपका 13, 13 मैन बराबर हो जाएगा, ये 16 आके आपका 42 में से माइनस होगा। तो देखो 42 में से यदि आपका 16 जाता है तो 26 बचेगा क्या? कितना बचेगा? 26 बच जाएगा, 26 विमेन। ठीक है, यहाँ से देखिए 13 से काटोगे 2, मतलब 1 मैन बराबर हो जाएगा 2 विमेन के। यही आपको पूछा है, कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर होगा? तो 2 महिलाओं का कार्य 1 मैन के कार्य के बराबर होगा। ठीक है भाई, तो कौन सा हो जाएगा? कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर हो जाएगा? 2 महिलाओं का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 28 क्या है? यदि a² + b² बराबर 163 और ए बी आपको दे रखा है 27, और a इज ग्रेटर देन b है, तो a - b बटे a + b की वैल्यू आपको पता करनी। आपको पता करना है a - b बटे a + b। ठीक है, मैं यदि यहाँ पे इनका स्क्वायर करती हूँ, तो देखिए भाई आपका क्या आएगा? a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। ठीक है, बट्टे में ये क्या होता है? a² + b² + 2ab, यही होता है। ठीक है, यहाँ पे इनकी वैल्यू अपन को दे रखी है, देखो a² + b² 163, ए बी की वैल्यू अपन को दे रखी है 27, तो 2ab कितना हो जाएगा? 54, 54। नीचे इन दोनों को जोड़ना है आपको, 163 में आपको 54 को जोड़ना है। ठीक है ये ऐसे कैसे आ जाएगा? तो देखिए यहाँ पे a - b बटे a + b,
ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर में कर लो, ये बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस करोगे तो 9 और ये 0 और 109 आएगा। नीचे कितना आएगा भाई आपका, नीचे आएगा 4 और 3 7, 6 और 5 11 और ये 217 आएगा। कितना आएगा, 217 आएगा। दोनों तरफ यदि अपन रूट लेते हैं, दोनों तरफ यदि अपन रूट लेते हैं तो a माइनस बी बटे a प्लस बी आपका क्या आएगा, रूट ऑफ 109 बटे 217। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भाई, रूट ऑफ 109 बटे 217 ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका देखो एनटीपीसी में बहुत शिफ्ट में सेम पैटर्न आपका बना है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 29। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः है 2x माइनस 5y प्लस 3 मीटर, 5x प्लस 7y माइनस 7 मीटर और x प्लस वाई प्लस 3 मीटर है, तो घनाभ का परिमाप ज्ञात कीजिए। भाई घनाभ का जो परिमाप होता है वो क्या होता है आपका, घनाभ का परिमाप आपसे पूछ रहा है ना। हाँ, तो 2 इंटू घनाभ का परिमाप आपसे पूछ रहा है, हेलो। देखिए भाई घनाभ का परिमाप पूछा है तो सबसे पहले देखिए आपका जो घनाभ है वो आपका 4 आयत से मिलके बना होता है। कितने से, 4 आयत से मिलके बना होगा। ठीक है, तो देखिए घनाभ का यदि परिमाप का सूत्र आप ऐसे मतलब आप देखो भाई उसके अंदर जो लंबाई होती है, जैसे आप किसी रूम में बैठे हो तो वहां पे देखो आप लंबाई को गिनोगे तो 1 2 3 और 4 लंबाई हो जाएगी 4। ठीक है, ऐसे ही आप ऊंचाई को भी गिनते हो तो 4 आएगी, 4 बार आपकी ऊंचाई आती है, और ऐसे ही आप हाइट को गिनोगे तो 4 बार आपकी हाइट आती है। ठीक है, मतलब चौड़ाई आती है, चौड़ाई भी आपकी 4 बार। यदि आप किसी रूम में बैठे हो वो आपका एक घनाभ है तो उसमें आप लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई देखते हो तो 4 4 बार आपकी आती है। ठीक है, परिमाप क्या होता है भाई, जो उनके किनारे होते हैं या उनकी जो भुजाएं होती है उनकी लंबाइयों का योग ही तो होता है ना। ठीक है, तो घनाभ के परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच। लंबाई भी 4 बार आएगी, चौड़ाई भी 4 बार आएगी और ऊंचाई भी आपकी 4 बार आएगी। ठीक है, तो 4 इंटू एल, इन तीनों को भी जोड़ेंगे अपन। ठीक है, इन तीनों को यदि जोड़ते हैं तो 2x प्लस 5x 7x प्लस x कितना हो जाएगा 8x। ठीक है, डायरेक्ट करती हूँ मैं। यदि y को अपन जोड़ेंगे, चौड़ाई अपन y को मान ले मतलब चौड़ाई नहीं भाई, इन तीनों को अपन तो जोड़ रहे हैं ना, l प्लस बी प्लस एच, तो इन तीनों को जोड़े तो देखो y को जोड़ोगे तो माइनस का 5y प्लस 7y प्लस का 2y और प्लस का 2y में y जोड़ोगे तो प्लस का 3y, ये आ जाएगा 3y। और प्लस में आएगा आपका 3 में से माइनस का 7 जाएगा माइनस का 4 और माइनस के 4 में से माइनस प्लस का 3 जाता है तो माइनस का 1। कितना आएगा भाई, माइनस का 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। देखो 8 4 32 x, 4 3 12 y और माइनस का 4 मीटर आपका क्या आ जाएगा, उसका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 32 प्लस 12 माइनस 4, 32 प्लस 12 माइनस 4 ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो याद रखना आपको घनाभ का परिमाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट का देखिए क्या है अपना। एक आदमी आग 8 घंटे में 549 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है, एक आदमी को 8 घंटे में 549 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 को निर्दिष्ट समय के 3/4 समय में तय करता है तो शेष दूरी बचे हुए समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। भाई देखिए इसके पास में टोटल टाइम है 8 घंटे का
और टोटल उसके बाद पास में है दूरी है 449। अब इसने बोला है, इसने जो दूरी है उसका 2/3 भाग दो जो समय था उसके 3/4 समय में तय कर लिया। आपको तो शेष दूरी और शेष समय निकालना है। तो देखिए भाई, शेष दूर वो टोटल दूरी आपके पास में 449 है। इसका 2/3 वो चल लिया तो शेष दूरी कितने बची, इसका 1/3 निकाल लेते हैं। तो शेष दूरी अपने पास में आ जाएगी इसका 1/3। ठीक है, और शेष समय क्या आ जाएगा, यदि वो दिए गए समय का 3/4 समय यदि उसने ये वाली दूरी चलने में ले ली तो अब समय कितना बच गया, दिए गए समय का 1/4 उसके पास में समय बच गया, तो 8 का 1/4 निकालो। ठीक है, तो अब आपके पास में ये टाइम और ये डिस्टेंस आ जाएगी और आप चाल आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, समय आपके पास में आएगा 2 घंटे और चाल आप वो दूरी आपके पास में आएगी, देखिए कितनी आएगी, 3 एकम 3 3 8 24 और 3 3 9, 183 किलोमीटर। आपको उसकी चाल बतानी है तो दूरी में आप समय का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 5 10, 91.5 किलोमीटर पर घंटा उसकी क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। ठीक है, शेष दूरी को यदि वो 91.5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है तो बचे हुए समय में तय कर लेगा। ठीक है, तो 91.5 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। और इसके साथ में ही मैंने आपको 32वीं शिफ्ट कंप्लीट करवा दी है आपकी, जो 18 जून को थर्ड शिफ्ट थी। ठीक है, तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपका एग्जाम हो भी चुका है तो भी आप आगे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका रेलवे का हो चाहे एसएससी का हो, किसी का भी हो, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबसे अच्छे लेवल के यदि क्वेश्चन कहीं पे पूछे जाते हैं रेलवे में तो आपका ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है भाई, थैंक यू।